नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड साइंस टेक्नोलॉजी फोरम रिफॉर्म पर बात करेंगे, जो डायरेक्टली इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम, R&D फंडिंग, स्टार्टअप्स, डीप टेक और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा है। यह टॉपिक सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इंडिया के टेक्नोलॉजी गवर्नेंस आर्किटेक्चर में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस टॉपिक को हम न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी, कॉन्सेप्चुअल एंगल से भी और यूपीएससी स्टेट पीसीएस पॉलिसी एग्जाम्स के लिए से भी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यह इश्यू न्यूज़ में क्यों है। 29 दिसंबर 2025 को इंडिया ने ऑफिशियली लॉन्च किया है नेशनल टेक्नोलॉजी रेडीनेस असेसमेंट फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में NTRAF कहा जा रहा है। इस फ्रेमवर्क को अनवील किया है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो कौन है? वो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। यह फ्रेमवर्क ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर OPSA ने डेवलप किया है और किसके साथ मिलकर? CII के साथ मिलकर। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फ्रेमवर्क को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन रखा जाएगा 31 जनवरी 2026 तक। इसलिए मैं सोचा कि इस पर एक डिटेल वीडियो होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट यहाँ टॉप डाउन अप्रोच नहीं ले रही, बल्कि एकेडमिया, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और इन्वेस्टर्स सबसे फीडबैक लेकर इसे फाइनल शेप देना चाहती है। अब सबसे पहले क्लियर करते हैं NTRAF एक्चुअली है क्या। NTRAF एक यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव और नेशनल लेवल फ्रेमवर्क है, जो ये असेस करता है कि कोई टेक्नोलॉजी किस स्टेज पर खड़ी है, लैब के आइडिया से लेकर मार्केट रेडी प्रोडक्ट तक। उसकी जर्नी में वो अभी कितनी मैच्योर हो चुकी है। इस फ्रेमवर्क का कोर कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRLs। NTRAF में 9 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल डिफाइन किए गए हैं, TRL 1 से लेके TRL 9 तक। इसका मतलब अगर TRL 1 है तो वो बेसिक साइंटिफिक आइडिया है, और TRL 9 है, कोई चीज़ TRL 9 तक पहुंचती है तो वह फुल्ली कमर्शलाइज टेक्नोलॉजी बन जाती है। कोई भी टेक्नोलॉजी TRL 1 से लेके स्टेप बाय TRL 9 तक पहुंचेगी, एक आइडिया से लेके एक कमर्शली एप्लीकेबल टेक्नोलॉजी तक। और हर लेवल के लिए क्लियर क्राइटेरिया, एविडेंस बेस्ड इंडिकेटर और स्ट्रक्चर टेक लिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट को ऐसे फ्रेमवर्क लाने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका आंसर इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम के एक पुराने प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, जिसे हम कहना चाहते हैं वैली ऑफ डेथ। इंडिया में एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज सब टेक्नोलॉजी रेडीनेस को अलग अलग लैंग्वेज में समझते हैं और मेजर करते हैं। एकेडमिया के लिए पेपर पब्लिश हो गया तो वह सक्सेस हो जाती है। इंडस्ट्री के लिए कोई भी प्रोडक्ट स्केलेबल और प्रॉफिटेबल है या नहीं, वही उनका सक्सेस का डेफिनेशन है। इन्वेस्टर के लिए सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है कि रिस्क कितना है। रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है तो वह सबसे बड़ा सक्सेस है। इस मिसमैच की वजह से बहुत सारी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज TRL 4 से लेके TRL 7 के बीच में रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको फंडिंग नहीं मिलती या उनका एडॉप्शन नहीं हो पाता है। इसी गैप को पॉलिसी लैंग्वेज में कहा जाता है वैली ऑफ डेथ। एक और मेजर इशू था सब्जेक्टिव असेसमेंट। पहले रिसर्चर्स अपनी प्रपोजल में क्वालिटेटिव क्लेम्स लिखते थे, जैसे टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट रेडी, हाई पोटेंशियल फॉर कमर्शलाइजेशन। लेकिन इन क्लेम्स को ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करने का कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं था। इसी वजह से फंडिंग जो डिसीजन होते थे वह इनकंसिस्टेंट रहा करते थे। इन्वेस्टर्स हेजिटेट होते थे उस चीज़ में फंड करने को। किसमें? किसी भी टेक्नोलॉजी में, खासकर नई टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट R&D फंड्स का इम्पैक्ट तक ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए NTRAF के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है कॉमन लैंग्वेज क्रिएट करना,
बिटवीन रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स, ताकि सब एक ही फ्रेमवर्क में बात करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एविडेंस बेस्ड R&D फंक्शनिंग डिसीजन लेना, मतलब पैसे इमोशंस या नैरेटिव पर नहीं, बल्कि वेरीफाइड रेडीनेस इंडिकेटर पर मिलेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव अर्ली स्टेज और डीप टेक इनोवेशन को डी रिस्क करना। और चौथा ऑब्जेक्टिव लैब टू मार्केट गैप को सिस्टमिकली ब्रिज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, नेशनल मिशन बोर्ड R&D फंड्स के लिए एक ऑपरेशनल बैकबोन प्रोवाइड करता है। अब TRLs को डिटेल में समझना भी जरूरी है, क्योंकि सारी बात तो यहाँ पे TRL1 से TRL9 के बीच में है। अगर हमने TRL को ही नहीं समझा तो क्या समझा? तो चलिए TRLs को भी समझते हैं। TRL1 से लेके TRL3 यहाँ क्या होता है? तो यहाँ होता है बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि वैलिडेटेड होते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और मोस्टली लेबोरेटरी और एकेडमिक एनवायरनमेंट में यह जो आइडियाज हैं यह डेवलप किए जाते हैं। इस स्टेज पर कमर्शियल स्टेबिलिटी और वायबिलिटी की बात नहीं होती है, सिर्फ साइंटिफिक फिजिबिलिटी देखी जाती है। फिर बात आती है वैल्यू ऑफ डेथ वाले TRL4 से TRL6 की। यहाँ प्रोटोटाइप डेवलप किए जाते हैं कोई भी आइडिया से, लैब स्केल और पायलट स्केल डेमोन्स्ट्रेशन होती है, और ये सबसे रिस्की फेज होता है। इसी फेज में वैल्यू ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। फिर आते हैं TRL7 से TRL9 की तरफ। यहाँ पर फील्ड टेस्टिंग होती है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में वैलिडेशन होता है, और कमर्शियल डिप्लॉयमेंट में मार्केट एंट्री होती है। NTRAF इंश्योर करता है कि हर स्टेज क्लियरली डिफाइंड हो और कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि NTRAF कोई ब्लाइंडली इंपोर्टेड फ्रेमवर्क नहीं है। हाँ, TRL कॉन्सेप्ट ओरिजिनली नासा से आया है, लेकिन NTRAF ने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इस फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर चेकलिस्ट होती हैं, स्पेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक एनेक्सर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। इससे यह इंश्योर होता है कि हर सेक्टर के यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। NTRF का एक पावरफुल फीचर है सेल्फ असेसमेंट टूल। इसका मतलब प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर और स्टार्टअप फाउंडर खुद असेस कर सकते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी का TRL क्या है, कहाँ गैप्स हैं, और फंडिंग से पहले क्या इम्प्रूव करना होगा। इससे फंडिंग रिजेक्शन जो होती है वो कम हो जाती है, प्रपोजल क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, टाइम और रिसोर्स दोनों बचते हैं। NTRF का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है एविक्शन बेस्ड इवेल्युएशन। अब ये क्या होता है? तो इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और ऑपरेशनल रेडीनेस इंडिकेटर सब वेरीफाई किए जाते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इवेल्यूशन रेप्लिकेबल होती है, डिसीजन लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफाइन होते हैं। इस फ्रेमवर्क को ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर लीड करते हैं। सपोर्ट इसमें मिलता है DST, ANRF और NRDC और नेशनल इनोवेटिव बॉडीज के द्वारा। और डेवलपमेंट में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का रोल इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब पॉलिसी, साइंस और इंडस्ट्रीज तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। NTRAF का इम्पैक्ट सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं होता है। इससे पब्लिक R&D स्पेंडिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है, आउटकम ट्रैकिंग बेटर होता है, प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस डीप टेक में बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजीज बना सकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि हम यहाँ पे जब टेक्नोलॉजी बनाते हैं तब उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में लाते हैं, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग वास्ट स्केल पर होती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो बेसिक ये कितना इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ समझ सकते हैं। और साइंटिफिकली देखा जाए तो NTRAF सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत, मिशन मोड इनोवेशन, डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी, हेल्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को। साथ ही इंडिया का GRD यानी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, जो कि GDP के 2% की उपज लाने का गोल रखा गया है, उसको भी यह सपोर्ट करता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक रिफॉर्म्स, इनोवेशन पॉलिसीज, R&D गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस एफिशिएंसी सबसे यह कनेक्ट होता है।
अंत में कंक्लूजन में कहा जाए फ्रेंड्स, तो एनटीआरएफ इंडिया का पेपर बेस्ड साइंस से निकलकर डिप्लॉयबल मार्केट रेडी टेक्नोलॉजी नेशन बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डिसिसिव स्टेप है। और इसीलिए यह सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं, बल्कि इंडिया के इनोवेशन फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।